नमस्कार। चलिए आज राजस्थान की नदियों के अनोखे और दिलचस्प सफर को समझते हैं। ये एक ऐसा टॉपिक है जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि यहाँ की नदियाँ, सच कहूँ तो, वैसी बिल्कुल नहीं है जैसी हम आमतौर पर सोचते हैं। तो शुरू करने से पहले एक सवाल मन में आता है। जब हम किसी नदी के बारे में सोचते हैं तो यही लगता है कि वो बहते बहते आखिर में किसी समंदर में जाकर मिल जाएगी, है ना? पर क्या राजस्थान में भी कहानी ऐसी ही है? और इसका जवाब वो काफी हैरान करने वाला है। राजस्थान का 60%, जी हाँ 60% ड्रेनेज सिस्टम अंतःप्रवाही है। इसका मतलब यह है कि यहाँ की ज्यादातर नदियां समुद्र तक पहुंचने से पहले ही रेगिस्तान की रेत में कहीं खो जाती हैं। सिर्फ 23% बंगाल की खाड़ी तक और 17% अरब सागर तक पहुंच पाती हैं। यही वो बात है जो राजस्थान की ज्योग्राफी को इतना ज्यादा यूनिक बनाती है। तो सवाल ये उठता है कि भाई ऐसा क्यों है? इस अनोखे बंटवारे के पीछे आखिर क्या राज है? इसके पीछे एक बहुत बड़ी, बहुत ही खास भौगोलिक वजह छिपी हुई है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, फटाफट ये समझ लेते हैं कि अपवाह तंत्र या ड्रेनेज सिस्टम आखिर होता क्या है। सीधे साधे शब्दों में ये एक मेन नदी और उसकी सभी छोटी बड़ी सहायक नदियों का एक जाल है, जो एक पूरे इलाके का पानी इकट्ठा करके अपने साथ बहा ले जाती हैं। और राजस्थान के इस अनोखे ड्रेनेज सिस्टम की कहानी का जो मेन कैरेक्टर है वो है अरावली पर्वतमाला। यही है राजस्थान की ग्रेट वाटर डिवाइड या महान जल विभाजक रेखा। ये बिल्कुल एक दीवार की तरह बीच में खड़ी है, जिसके पश्चिम में बहने वाली नदियां अरब सागर की तरफ चली जाती हैं और पूरब वाली नदियां बंगाल की खाड़ी की तरफ अपना रास्ता बना लेती हैं। तो चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले पश्चिम की ओर चलते हैं। देखते हैं उन नदियों को जो अरावली से निकलकर अरब सागर की ओर बहती हैं। इस ग्रुप की जो स्टार रिवर है वो है लूनी, और इसका एक बड़ा ही मजेदार निकनेम भी है, आधी खारी नदी। अपने अनोखे नेचर की वजह से इसे ये नाम मिला है। तो लूनी का सफर शुरू होता है अजमेर के पास नाग पर्वत से। ये लगभग 495 किलोमीटर बहती है और फिर गुजरात के कच्छ के रण में जाकर विलीन हो जाती है। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये समंदर तक नहीं पहुंचती, लेकिन इसकी असली पहचान तो इसका दोहरा स्वभाव है, जो बालोतरा पहुंचते ही एकदम बदल जाता है। ये बात तो वाकई में कमाल की है। बालोतरा तक लूनी का पानी एकदम मीठा होता है, पीने लायक। लेकिन जैसे ही यह बालोतरा को पार करती है, ये ऐसी जमीन से गुजरती है जहां नमक बहुत है और बस इसका पानी खारा हो जाता है। सोचिए, एक ही नदी और दो स्वाद। अब देखिए, इतनी सारी सहायक नदियों के नाम याद रखना थोड़ा मुश्किल हो सकता है ना? तो इसके लिए एक बहुत काम की ट्रिक है, सूखी बांडी खारी जो जवाई से मिली। और हाँ, एक और खास बात, जोजड़ी नदी को जरूर याद रखिएगा। ये अकेली ऐसी सहायक नदी है जो दाईं ओर से मिलती है और अरावली से नहीं निकलती। ठीक है, तो अब अरावली के दूसरी तरफ चलते हैं, मतलब पूरब की ओर, और उन नदियों को देखते हैं जो बंगाल की खाड़ी सिस्टम का हिस्सा बनती हैं। और यहाँ की सबसे दमदार नदी है चंबल। ये सिर्फ एक नदी नहीं है, ये एक लाइफलाइन है, एक जीवन रेखा है। लेकिन साथ ही ये अपने बीहड़ों के लिए भी जानी जाती है। एक और दिलचस्प बात यह है कि चंबल की कहानी राजस्थान से शुरू ही नहीं होती। ये तो मध्य प्रदेश की जानापाव पहाड़ियों से निकलती है, फिर चित्तौड़गढ़ के 84 गढ़ से राजस्थान में एंट्री लेती है और एक लंबा सफर तय करके उत्तर प्रदेश में यमुना नदी से मिल जाती है। इसे कामधेनु और चर्मणवती जैसे पुराने नामों से भी जाना जाता है। और हाँ, ये फैक्ट तो बिल्कुल नोट कर लीजिए, चंबल नदी पर बना चूलिया जलप्रपात, जिसकी ऊंचाई 18 मीटर है, वो राजस्थान का सबसे ऊंचा वाटरफॉल है। ये सवाल तो एग्जाम्स में अक्सर पूछ लिया जाता है। चंबल की भी कई सहायक नदियां हैं और उनको याद रखने के लिए ये मजेदार सी ट्रिक बड़े काम आती है। इस एक लाइन से पार्वती, काली सिंध और बनास जैसी कई नदियां आसानी से याद रह जाएंगी। और अब आते हैं सबसे बड़े और मेरे हिसाब से सबसे अनोखे वर्ग पर, अंतःप्रवाही नदियां। ये वो नदियां हैं जो समंदर तक का सफर पूरा ही नहीं कर पाती और राज्य की रेतीली धरती में ही कहीं गुम हो जाती हैं। इस कैटेगरी की सबसे प्रमुख नदी है घग्गर, और इसकी सबसे सबसे खास बात पता है क्या है? ये राजस्थान की इकलौती नदी है जिसका कनेक्शन सीधे हिमालय से है। इसका उद्गम हिमालय से होता है, जो इसे बाकी सभी नदियों से बिल्कुल अलग बना देता है। घग्गर के कई नाम और कई रूप हैं। माना जाता है कि ये कभी महान सरस्वती नदी का बचा हुआ हिस्सा थी। आज पानी की कमी की वजह से इसे मृत नदी या डेड रिवर भी कहते हैं।
हनुमानगढ़ में स्थानीय लोग इसके सूखे रास्ते को नाली कहते हैं, और यही नदी जब सरहद पार करके पाकिस्तान पहुंचती है तो इसका नाम हकरा हो जाता है। चलिए, अब इस पूरे विश्लेषण को कुछ सबसे जरूरी फैक्ट्स के साथ समेटते हैं। ये एक तरह से फाइनल रिवीजन है जो एग्जाम के नजरिए से बहुत महत्वपूर्ण है। ये टेबल बहुत जरूरी है, इसे जरा ध्यान से समझना होगा। अगर हम कुल लंबाई की बात करें तो चंबल सबसे लंबी नदी है, कोई शक नहीं। लेकिन ट्विस्ट ये है कि जब बात सिर्फ राजस्थान के अंदर के बहाव क्षेत्र यानी कैचमेंट एरिया की हो तो बनास नदी बाजी मार ले जाती है, और वहीं पानी की कुल उपलब्धता के मामले में चंबल फिर से नंबर 1 है। ये छोटा सा फर्क समझना एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। और आखिर में एक सवाल जो हमें सोचने पर मजबूर करता है। राजस्थान जहां पानी की एक एक बूंद कीमती है, जहां नदियां रेगिस्तान में खो जाती हैं, बदलते मौसम और क्लाइमेट चेंज के इस दौर में इन अनोखी नदी प्रणालियों का भविष्य क्या होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें मिलकर ढूंढना होगा।